नमस्कार दोस्तों, अपना नोट्स लॉ वाला चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षाओं का फॉर्म भरा है और बिहार न्यायिक सेवा परीक्षाओं में एक प्रशासनिक विधि एक सब्जेक्ट है जो संविधान के साथ जोड़ करके प्री और मेंस दोनों में दिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना समय नहीं है आज कि कोई बैठकर किताबों से छाटे, तो मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाया है। ये उपलब्ध है। मैंने खुद इससे बहुत पढ़ाई की है और बहुत सरल भाषा में समझाते हुए ये नोट्स है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे प्रशासनिक विधि दोस्तों LLB में भी है, न्यायिक सेवा परीक्षाओं में भी है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो UGC नेट जो लोग देते हैं वहाँ भी है। तो बहुत बृहद सब्जेक्ट है। तो सारा प्रशासनिक विधि ये जो आप देख रहे हैं प्रशासनिक विधि जब बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में जोड़ा गया था गजट 30 जून 2015 को, तो उस समय मैंने इसको मैंने लिया था और अपने नोट्स में चस्पा कर दिया था, जिससे ये पता चल सके कि बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर हैं प्रशासनिक विधि में खासकर। तो अगर आप देखेंगे तो प्रशासनिक विधि में आपको विधि शासन, शक्ति पृथक्करण, लोकहितवाद, लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक सक्रियता, लोकपाल, उपचारात्मक याचिका, प्रशासनिक विधि परिचय, प्रत्यायोजित विधायन, नैसर्गिक न्याय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक विवेक, रीट क्षेत्राधिकार, सरकार का दायित्व, ये इतने चैप्टर यानी 15 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन दोस्तों, चूँकि बिहार न्यायिक सेवा को लेकर के कुछ लोगों ने मुझे, हालांकि मेरे चैनल पे हज़ारों लाखों व्यूज़ तो नहीं है, लेकिन 2, 5, 10, 20 जो लोग देखते हैं उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे जो है लिख के भेजा था, सर कि बिहार न्यायिक सेवा के लिए अगर आपके पास कोई नोट्स हो, अगर आप उससे कुछ समझा सकें तो दीजिए। तो मैं उसी को ध्यान में रख करके, जो 2-4 लोग चैनल को हमारे देख रहे हैं, प्रशासनिक विधि उनकी डिमांड है, तो भी अभी बिहार न्यायिक सेवा के लहजे से आपको सबसे पहले प्रत्यायोजित विधायन, ये चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा, तब प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण, तब नैसर्गिक न्याय, तब पक्षपात के विरुद्ध नियम, न्यायाधिकरण और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण जो है वो, उसके बाद आपको प्रशासनिक कृत्य, रीट पिटीशन, PIL, राज्य का अपकृत के प्रति दायित्व, वचनात्मक विबंध, लोकपाल, ये सब आपको चैप्टर पहले पढ़ाया जाएगा जो बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में है। और उसके बाद अगर समय बचा और आपकी इच्छा हुई तब ये सब चैप्टर जो UGC नेट वगैरह में है प्रशासनिक विधि के ये चैप्टर भी हम देखेंगे। लेकिन अभी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा को ध्यान में रख करके हम प्रत्यायोजित विधायन, पहला चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में जो बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में दिया हुआ है उसी को शुरू करेंगे और बड़े सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, पहला चैप्टर शुरू करते हैं, प्रत्यायोजित विधायन। सबसे पहली चीज़ तो आपको प्रत्यायोजित विधायन किसे कहते हैं यही जानना है। आपको सबसे पहले इसका अर्थ ही जानना है, प्रत्यायोजित विधायन किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में विधि निर्माण का कार्य आप जानते ही हैं किसका है, विधायिका का है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम विधि बनाना है, कार्यपालिका का काम उसे लागू करना है और न्यायपालिका का काम जो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को लागू करने में सुविधा पैदा करता है या उसके साथ उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका का काम है उसको दंड देना। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के काम अलग अलग कर दिए गए हैं। तो विधायिका का काम है विधि निर्माण। तो किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में विधि निर्माण का कार्य विधानमंडलों का होता है और इस आशय की शक्ति उन्हीं को प्रदान की गई है। किसको? विधायिका को। लेकिन आधुनिक काल में कुछ व्यवस्थाओं के चलते, वो व्यवस्थाएं क्या हैं अभी देखते हैं। तो आधुनिक काल में कुछ व्यवस्थाओं के चलते विधानमंडल सामान्य रूप से अपनी इस विधायी शक्ति को कार्यपालिका को, कार्यकारिणी को सौंप देती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्यायोजित विधायन। जब विधायिका अपने विधि बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को, कार्यकारिणी को
सौंप देती है, तो इसी को कहते हैं प्रत्यायोजित विधायन। इसी को प्रत्यायोजित विधायन को कई नामों से जाना जाता है। एक है, इसी को कहते हैं अधीनस्थ विधायन, इसी को कहते हैं प्रशासनिक विधान, इसी को कहते हैं कंकाल विधान, इसी को कहते हैं अनुपूरक विधान। प्रत्यायोजित विधान का मतलब ये सारा है, अधीनस्थ विधान, प्रशासनिक विधान, कंकाल विधान, अनुपूरक विधान, ये सब प्रत्यायोजित विधान के पर्यायवाची नाम हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि विधि बनाने का काम विधायिका का है, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के चलते वह अपनी यह शक्ति कार्यपालिका को दे देता है। आखिरकार वो व्यवस्थाएं क्या हैं, वही हम देखेंगे। तो वो व्यवस्थाएं हैं ये, व्यवस्थाएं हैं क्या, ये संसद की व्यस्तता। आज संसद बहुत व्यस्त है, एक निकाय है। आप जानते हैं साल में, जहाँ तक लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे, लोकसभा साल में 3 बार चलता है, लेकिन राज्यसभा साल में 2 ही बार चलता है। यानी कानून बनाने का काम साल में लगभग 2 ही बार संभव हो पाता है। और उस समय पूरे देश के लिए कानून बनाना होता है, अगर राज्य है तो पूरे राज्य के लिए कानून बनाना होता है। तो इतनी व्यस्तता संसद के पास है कि वह रोज़मर्रा की बातों के लिए कानून तो नहीं बना सकता। यही कारण है कि रोज़मर्रा के कानूनों को हैंडल करने के लिए कार्यपालिका को सशक्त कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं अधीनस्थ विधायन। तो संसद की व्यस्तता भी अधीनस्थ विधायन के विकास में, अधीनस्थ विधायन के आगे बढ़ने में एक कारण है। कानूनों का तकनीकीपन, आप जानते हैं कानून के तकनीकीपन, जो सांसद विधायक होते हैं, जो चुनाव प्रचार करके आए हुए होते हैं विधायक बन करके या सांसद बन करके, उनके पास कानूनों की तकनीकी जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए यह व्यवस्था विकसित हुई है कि कानूनों की तकनीकी बातों को जो जान रहा हो वही कानून बना दे। तो ज़्यादातर कार्यपालिका में लोग पढ़े लिखे होते हैं, IAS PCS परीक्षाओं को पास करके गए होते हैं। तो यही कारण है कि अधीनस्थ विधायन धीरे धीरे एक फैशन बनता चला गया। लोकहित की मान्यता, आज राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेकों कार्य, जन्म से शुरू हो जाता है राज्य का कार्य। एक बच्चा जन्म लिया, उसका कार्य शुरू। जन्म लिया तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, थोड़ा सा बड़ा हुआ पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था जन्म के समय है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था पढ़ने के लिए है। आगे चल कर के अगर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहे तो सरकारी नौकरी की व्यवस्था है, इंश्योरेंस की व्यवस्था है, बीमा की व्यवस्था है। अरे यहाँ तक कि अगर आदमी मर जाए तो आजकल तो घाटों पर भी जलाने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार ने कार्यों को अपने हाथों में ले लिया है और हर पग पर नियम कानून की आवश्यकता होती है। संसद कहाँ नियम कानून बनाएगा। तो लोक हित की जो मान्यता है, लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है, इसने भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ओर जो है की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाया है। नमनशीलता, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थोड़ा नमनशील होता है। संसद में कानून बनाने के लिए बड़ी लंबी औपचारिकताएं हैं, ऐसा नहीं है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। वहाँ तो कानून या नियम की आवश्यकता है तो तुरंत अधिकारी को अगर उचित लगता है अपने विवेक शक्ति के अनुसार वह तुरंत कानून बना देता है। नमनशीलता डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के विकास का एक कारण है। आपात स्थिति में अगर आपात स्थिति में देखें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सबसे कारगर उपाय है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण प्रत्यायोजित विधान का विकास होता गया। अच्छा, प्रत्यायोजित विधान के विकास का जहाँ तक सवाल है, अगर आप इसको देखेंगे तो प्रत्यायोजित विधान के विकास को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो प्रत्यायोजित विधान का विकास है वो एकाएक नहीं हुआ है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हुआ है। प्रत्यायोजित विधान अचानक आवश्यकता उसकी फील नहीं हुई है, विभिन्न चरणों में विकास करते हुए इसका विकास हुआ है। हालांकि इंग्लैंड में इसका सबसे पहले विकास हुआ था, और कब, जब 1834 का पुअर्स लॉज एक्ट आया था। 1834 में एक पुअर्स लॉज एक्ट आया था। इसमें एक पुअर्स लॉज आयुक्त होता था, एक कमिश्नर होता था जो गरीबों के प्रबंध के संबंध में नियम बनाता था।
ये देखा गया कि जो गरीबों के प्रबंध के संबंध में जो नियम बनाने की उसकी स्पीड थी, जो कार्यशैली थी, जो उसका रिजल्ट आया, वो इतना बढ़िया था कि लोगों को फील हुआ कि कहीं कहीं ये जो कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए वह कार्यपालिका के पास भी होनी चाहिए। और एक 1863 में पब्लिकेशन एक्ट आया था, उसके द्वारा जितने भी कानून देश में बनाए गए थे उस सबका प्रकाशन किया गया था। ये पाया गया कि जितने कानून विधायिका ने बनाए उससे कहीं ज़्यादा, यानी लगभग दोगुना कानून तो कार्यपालिका ने बनाया था। तो इससे फील हुआ कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये जो है एक समय की मांग बनती जा रही थी। और 19वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा डेलीगेशन प्रत्यायोजित विधान के विकास का एक कारण बना। तो इंग्लैंड में प्रत्यायोजित विधान के विकास के 3 कारण समझ में आते हैं। एक 1834 का पुअर्स लास्ट एक्ट, एक 1863 का पब्लिकेशन एक्ट, और 19वीं शताब्दी का जो कल्याणकारी अवधारणा है, इसके कारण इंग्लैंड में प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ। जहाँ तक भारत में प्रत्यायोजित विधान के विकास का सवाल है, भारत में प्रत्यायोजित विधान का विकास 3 चरणों में होता है। एक है प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या है? प्रथम चरण में 1833 का चार्टर आया, जिसमें विधायी शक्ति गवर्नर को दी गई थी। अब जब विधायी शक्ति गवर्नर को दी गई थी तो इससे प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ। साथ ही साथ 1935 का भारत शासन अधिनियम भी प्रत्यायोजित विधान को स्वीकार करता है और राज्यपाल को कुछ मामलों में विधि बनाने की शक्ति देता था। तो यह प्रत्यायोजित विधान का द्वितीय चरण का विकास था। और प्रत्यायोजित विधान के तृतीय चरण का विकास हमारा संविधान खुद ही है अपने आप में। हमारे संविधान में आप जानते हैं शक्ति पृथक्करण को कठोरता से नहीं अपनाया गया है। जरूरत पड़ने पर विधायिका कार्यपालिका का काम, कार्यपालिका विधायिका का काम, न्यायपालिका विधायिका का काम, विधायिका न्यायपालिका का काम करता रहता है। तो इस तरीके से शक्ति पृथक्करण को कठोर रूप से नहीं अपनाया गया है। इससे यह फील होता है कि प्रत्यायोजित विधान को मान्यता देने का मकसद हमारे संविधान का था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को देती है। इससे भी यह तय होता है कि अध्यादेश मतलब जब देश में संसद न चल रहा हो, देश को कानून की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह कानून बना सके। इसी को अध्यादेश कहते हैं। ठीक है। तो जब संसद की अनुपलब्धता में देश को जब कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जब कानून बना देता है तो उसी को कहते हैं अध्यादेश। तो यह भी तो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का उदाहरण है। तो कहने का मतलब हमारे संविधान में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता दी गई है। तो आपने इस तरीके से आज के चैप्टर में देखा कि प्रत्यायोजित विधान का अर्थ क्या है, प्रत्यायोजित विधान का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये आपने आज देखा।